हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डीएसआर फॉर यू में। मैं दीपेंद्र सिंह राजपूत आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। बच्चों, कक्षा 10वीं के जो स्टूडेंट यहां पे आए हुए हैं उनके लिए एक बात बता दूं, यहां पे मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला लाई हुई है। इनमें यहाँ पे मैंने प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए हैं, आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास भी किया है। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लें, ये आपकी त्रैमासिक परीक्षा के साथ साथ आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। सबसे पहला प्रश्न है बेटा, बांगर और खादर मिट्टी में दो अंतर लिखने के लिए आएंगे, आप इनको तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप इसका बहुत अच्छे से वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर देखिए एक लिंक आ रही होगी, इस लिंक पे क्लिक करके प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखें। बहुत अच्छे से मैंने बांगर और खादर को समझाया है, आपको एक बार में पूरा प्रश्न याद हो जाएगा, बांगर और खादर कभी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, चादर अपर्दन किसे कहते हैं? तो क्या है, जब किसी विस्तृत क्षेत्र की ऊपरी मृदा मतलब ऊपर की जो मिट्टी है वो घुल के यदि पानी के साथ बह जाए तो इस प्रकार जो मिट्टी का नष्ट होना होता है उसे हम चादर अपर्दन कहते हैं। मतलब बरसात के कारण अगर मिट्टी बह जाए इसे ही चादर अपर्दन कहा जाता है। यहाँ पे एक और प्रश्न है, जो ये प्रश्न 5वां है, मृदा निम्नीकरण से क्या आशा है? इसको देख लीजिएगा। मृदा निम्नीकरण क्या होता है? अगर मिट्टी नष्ट होने लगे, मृदा की जो उपजाऊपन की शक्ति है वो कम हो जाए, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाए, तो ऐसी मिट्टी वाली भूमि में कृषि कार्य करना बहुत कठिन होता है। इसे ही क्या कहते हैं बच्चों? मृदा निम्नीकरण। अब ये एक प्रश्न और है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के होते हैं, ये आपको मालूम ही होगा, इसको आप तैयार कर लीजिएगा ये प्रश्न भी। अब इसके बाद बारी आती बच्चों, एजेंडा 21 क्या है? तो ये कहाँ हुआ था बेटा? सन 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें जो कहाँ पे किया गया था बच्चों? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो शहर में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? सतत विकास को प्राप्त करना। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काली मिट्टी की 2 विशेषताएं। तो बेटा, काली मिट्टी आपने देखी होगी, एमपी में बहुत सारी जगह और महाराष्ट्र में कई जगहों पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी का निर्माण बहुत महीन मिट्टी का मतलब चीका मिट्टी से होता है, चीका पदार्थ से होता है। यह बहुत तेज नमी धारण करती है और यह कपास के लिए फेमस है। आप एक चीज़ और याद रखिएगा, कपासी मृदा भी कहते हैं इसे, काली मिट्टी को। अब संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन की परिभाषा आपको मालूम है, हमारे चारों जो भी साधन है वही संसाधन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। मृदा संरक्षण के उपाय, तो मृदा को कैसे बचा सकते हैं? तो बेटा ये है, मृदा की उपाय बनाए रखने के लिए, उर्वरता बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना चाहिए। मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए हमें रासायनिक खाद और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए। फिर वृक्ष लगाने चाहिए अधिक से अधिक। इस प्रकार से आप ये कुछ उपाय अपना करके मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 प्रकार के होते हैं संसाधन, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय बेटा जिन्हें नया किया जा सके, लिखा है जैसे वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा पुनः बनाया जा सके, पुनः प्राप्त किया जा सके, उन्हें कहते हैं नवीकरणीय। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कितनी भी सूर्य की ऊर्जा सोख लो, अगले दिन फिर आ जाती है। बारी आती है अनवीकरणीय संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिसका विकास लंबी प्रक्रिया के दौरान होता है और इन्हें पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता, मतलब फिर से बनाया नहीं जा सकता, इन्हें कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें। अब ये प्रश्न है, मरुस्थली मृदा की 2 विशेषताएं। तो क्या होती है? मरुस्थल की मिट्टी कैसी होती है बच्चों? रेतीली मिट्टी होती है। तो ये क्या है? यह बालू प्रधान मिट्टी होती है, इसके कण मोटे होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट, इसमें खनिज नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। इस मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? गेहूँ, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, सब्जियां आदि पैदा की जा सकती हैं। ये है। इसके नीचे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा, जो जल को ओढ़ी रहे, मतलब नदियों के किनारे पाई जाती। तो ये लिखा है, इसमें काप, दोमट, कछारी या चीका मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। बच्चों प्लीज़ अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर दें हमारा वीडियो, और अपने दोस्तों को हमारे चैनल की जानकारी दे दें, क्योंकि हम, आप देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियोस, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। लास्ट ईयर भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए बच्चों को और सारे फंसे। बच्चों ये चित्र जरूर तैयार कर लीजिएगा, मृदा परिच्छेदिका का आपकी बुक में मिल जाएगा, वहाँ अच्छा दिया हुआ है, और यहाँ से आपको देखना है तो यहाँ से भी बना दे। बुक में थोड़ा कलर्ड तरीके से दिया है, तो आप वो वाला चित्र देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 2 मिट्टियों की विशेषताएं। तो कौन कौन सी? लाल मिट्टी और यहाँ एक और लैटराइट मिट्टी की विशेषता बता रहा। बच्चों एक प्रश्न और आ जाता है, भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, लगभग 74% हिस्से में। ये देखिए लाल मिट्टी की विशेषताएं, इसका रंग लाल होता है, पहली विशेषता। फिर इस मिट्टी में लोहे के अंश पाए जाते हैं। फिर इसका विकास प्राचीन क्रिस्टलीय शैलों से हुआ है। तीसरा पॉइंट देखें,
ये क्या है, उच्च भूमियों एवं असंगठित कंकड़ों के समान है। चौथा पॉइंट है बेटा, लाल मिट्टी में फास्फोरिक अम्ल, जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन पदार्थों की कमी पाई जाती है। अब देखो लैटराइट मिट्टी, यह लैटराइट चट्टानों की टूट फूट से बनती है। इसमें चूना, फास्फोरस, पोटास कम मिलता है। वनस्पति पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है और यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल और मोटे अनाज आदि की फसलों के लिए उपयोगी होती है। अगला प्रश्न, मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के नष्ट होने के प्रमुख कारण। तो पहला देखिए, वनों का नाश। जो वृक्ष होते हैं बेटा वही तो मिट्टियों को बचा के रखते हैं, तो अगर वनों का नाश होगा तो उसके कारण भी क्या होगा, भूमि का कटाव बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। वनों का यदि नाश किया जाता है तो उससे क्या होता है, मृदा का अपरदन होता है। अत्यधिक पशुचारण, पशुचारण क्या होता है बेटा, अगर जानवर किसी भूमि को बहुत बुरे तरीके से चर लें, ठीक है, जैसे कि जानवरों को चराने के लिए जंगलों की घास काट ली जाती है, उससे क्या होता है बेटा, ऊपर की जो परत होती है घास की वो मिट्टी को बांधे रहती है। अगर वो घास काट ली जाती है तो फिर बारिश आने पे वो पूरी मिट्टी बारिश के साथ बहने लगती है, कटाव होने लगता है, तो अत्यधिक पशुचारण है। फिर तीसरा है झूमिंग कृषि, इसके बारे में अभी आगे बताऊंगा, स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसके कारण भी मिट्टी का जो है नाश होता है, अपरदन होता है। और चौथा है पवन अपरदन, इसमें क्या होता है बेटा, अगर ऊपर से पेड़ पौधे कट जाएं तो मिट्टी जो है हवा के साथ बह के चली जाती है। ठीक है, इसे कहते हैं पवन अपरदन। और लास्ट है देखें, भारी वर्षा, सबसे ऊपर लिखा है, अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ में भी मिट्टी बह जाती, तो इस कारण से मृदा का अपरदन होता है। अगला प्रश्न देखें, भारत में पाई जाने वाली किन्हीं दो मृदाओं की विशेषताएं। तो देखें लाल मिट्टी की विशेषताएं, यहाँ पे आप लोगों के पास ये फिर से प्रश्न रिपीट हो गया है, माफ़ कीजिए थोड़ा सा। तो देखें लाल मिट्टी की विशेषताएं यहाँ क्लियर कर लें आप लोग फिर से। इसमें कौन सा चौथा पॉइंट रह गया था अपना, लाल मिट्टी में फास्फोरस अम्ल, जैविक पदार्थ तथा नाइट्रोजन पदार्थों की कमी होती है। देखिए लाल मिट्टी आ जाए, काली मिट्टी आ जाए, तो इसमें आपको एक पॉइंट डेफिनेटली लिख देना, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है और काली मिट्टी का रंग काला होता है, इसमें भी नंबर आपको पूरे मिलेंगे। लैटराइट मिट्टी की विशेषताएं बेटा, इसमें आप देखें तीसरा पॉइंट, यह मिट्टी चावल, कपास, गेहूं, दाल, स्पेशली बेटा ये मोटे अनाज के लिए बहुत उपयोगी होती है और चाय की खेती भी की जाती है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है बेटा, ये देखें, टिहरी में कौन सा आंदोलन चलाया गया था, टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। फिर भारत में स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में। जैव संसाधनों का विनाश किसके विनाश से जुड़ा है, अगर जैविक संसाधन नष्ट हो जाएंगे तो क्या नष्ट हो जाएगी, हमारी पृथ्वी। फिर चौथा है, छोटा नागपुर क्षेत्र की जनजातियां किसकी पूजा करती हैं, तो ये करती हैं इमली, आम और महुआ की। फिर भूमि पर पाया जाने वाला सबसे तेज स्तनधारी जीव, तो ये है व्हेल मछली। श्लेष और वर्ण, ये है बेटा झूम कृषि से संबंधित। श्लेष और वर्ण मतलब काटो और जलाओ का सिद्धांत। विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोष किसे माना जाता है, तो मनुष्य ही करता है बच्चों पर्यावरण का विनाश। फिर है टिहरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था, तो ये चलाया गया था टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। टिहरी कहाँ है बेटा, उत्तराखंड में है। भागीरथी नदी गंगा नदी पे बनाया है। ठीक है, इस पे आप इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है बेटा, पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा आ सकती है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तो पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, वह तंत्र जिसमें या वह क्षेत्र जिसमें एक क्षेत्र विशेषकर सभी जीवधारी, मतलब वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी पौधे, जीव जंतु शामिल हों और एक इकाई बनाते हैं, मतलब सब मिलजुल करके रहते हैं, उसे ही बच्चों पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है जनसंख्या, ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाती है तो उससे भी प्रभावित होते हैं। वनों का कटाव, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण एवं ग्लोबल वार्मिंग। अब एक और प्रश्न है, ये पर्यावरण विनाश के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो देखो पर्यावरण किन कारणों से नष्ट होता है बच्चों, अगर पेड़ काट दिए जाएं, वृक्षों की कटाई, फिर भूमि का अत्यधिक उपयोग हो जाए, दोहन हो जाए, फिर यदि वायुमंडल प्रदूषित हो जाए, प्रदूषित हवा, फिर अत्यधिक उपयोग मतलब अत्यधिक दोहन से बाढ़ वगैरह उत्पन्न हो जाती है। ये सारी चीज़ें पर्यावरण के विनाश के प्रमुख कारण। आरक्षित वन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। ये आया स्थानांतरित कृषि। तो यह कृषि का एक प्रकार है जिसमें लोग क्या करते हैं, भूमि के एक टुकड़े में कुछ समय तक फसल उगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको तो छोड़ देते हैं। अच्छा, कई जगह तो आग भी लगा दी जाती थी, तो इसी को कहते हैं बच्चों स्थानांतरित कृषि। अगर स्थान को बदल बदल के खेती की जाए वह स्थानांतरित कृषि होती है, और यही श्लेष और वर्ण के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, वनों की कटाई के कोई 3 परिणाम, यदि वन काट दिए जाए तो क्या परिणाम होंगे, मृदा अपरदन बढ़ जाएगा, बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाएगा, वनों से प्राप्त होने वाले उत्पादकों में बच्चों कमी आ जाती है, मतलब जो भी वन आधारित उद्योग हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, वन संरक्षण के 3 उपाय। तो भारत में वन संरक्षण के उपाय क्या हैं,
वनों का क्षेत्रफल बढ़ाकर 33.3% करना, नए वनों को लगाना, वनों को सुरक्षित करना, वनों के संबंध में अनुसंधान करना और वन नीति के आधार पर 7 दिसंबर 1988 को जो वन नीति घोषित की गई थी उसके हिसाब से वनों की देखभाल करना, जैसे कि पर्यावरण में स्थिरता लाना, जीव जंतुओं वनस्पति जैसे प्राकृतिक धरोहरों की सुरक्षा करना। बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरे करते हैं वन, तो इसलिए इसको भी उद्देश्य में शामिल किया गया है। वर्ष 1988 को घोषित राष्ट्रीय वन नीति को क्रियाशील बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाए, इससे आप क्या हो सकते हैं, वन को संरक्षित कर सकते हैं। बच्चों हमारे द्वारा जो ये प्रश्न दिए जा रहे हैं इनको आप पढ़ लें, हालांकि इसके अलावा भी आप बहुत जो प्रश्न हैं आपको जो याद करना है ये कर लें, ये मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट थे। अभी मैंने कुल 2-3 चैप्टर के दिए हैं, इसके आगे का वीडियो मैं बहुत जल्द आपके लिए ला दूंगा। जब तक आप लोग इतना याद करें, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। ये है भारत में वन विनाश के कोई 3 उपाय। तो वृक्षारोपण, ठीक है, वृक्षों के काटने पर ठोस कानून बनाया जाए, जंगलों को आग से बचाया जाए और जंगलों की चराई मतलब पशुचारण से रक्षा की जाए। बच्चों प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। बच्चों ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कर दें। आप अभी इतने प्रश्न याद कीजिए, तब तक मैं और प्रश्न लेके आता हूँ आपके लिए। अदर विषय भी हमारे पास उपलब्ध रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।